बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, क्रिटिकल पाथ मेथड पे बात करेंगे। क्रिटिकल पाथ मेथड जो है वो क्या उसके बेनिफिट्स हैं, उसकी क्या यूसेज हैं। तो क्रिटिकल पाथ मेथड जो है वो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक है जिसके ज़रिए से हम प्रोजेक्ट्स को प्लान कर सकते हैं कि उनकी शेड्यूलिंग कैसे करनी है। इस क्रिटिकल पाथ मेथड में हम जो है वो ये जो क्रिटिकल पाथ मेथड है इसमें हम ये देखते हैं कि कौन से मतलब आइडेंटिफाई करते हैं कौन से टास्क हैं जो कि लॉन्गेस्ट हैं। ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल पाथ में लॉन्गेस्ट किस लिए कहा गया है, लॉन्गेस्ट क्यों कहा गया है, लॉन्गेस्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि आपका किसी किस्म का कोई भी इसमें क्या कहते हैं फ्री टाइम अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए इसको लॉन्गेस्ट पाथ कहा जाता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट पाथ क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसी किस्म का कोई फ्री टाइम नहीं होता। तो यही आपका शॉर्टेस्ट पाथ भी है, क्योंकि इट विल बी द मिनिमम टाइम जिसके बिना आप प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ये मिनिमम टाइम बता रहा है, क्योंकि इतना कम से कम टाइम तो आपने लगाना ही लगाना है, और चूंकि इसमें फ्री टाइम अवेलेबल नहीं है तो ये लॉन्गेस्ट पाथ भी है। इसके हवाले से आप रिसोर्सेज को चेक कर सकते हैं कि यार हम अपनी रिसोर्सेज को कहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि जब आपको ये पता चल गया कि कहाँ एक्स्ट्रा टाइम है कहाँ एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, तो उस हिसाब से आप रिसोर्सेज को रीअसाइन कर सकते हैं। और ना सिर्फ फ्री टाइम बल्कि बाज़ दफ़ा आप शेड्यूल कंप्रेशन टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें आपका फास्ट ट्रैकिंग और क्रैशिंग आता है। ठीक है, तो क्रैशिंग में जो है वो ज़रा कॉस्ट का इशू आ जाता है, तो आप एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लगाते हो, और फास्ट ट्रैकिंग में आप पैरेलल कर सकते हो एक्टिविटीज़ को। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटाइज भी कर सकते हो। आप रिजर्व्स रख सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हम इसमें कंटीजेंसीज को प्लान कर सकते हैं कि यार हमारे ये क्रिटिकल पाथ है, यहाँ पे कोई फ्री टाइम अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे कोई रिजर्व रखना है तो वो रख दो। कंटीजेंसी प्लान्स बना सकते हैं। इसके अलावा आप जब ये प्लानिंग कर रहे हो तो एक्चुअल के साथ इसको मॉनिटर भी कर सकते हो और बेहतर तरीके से फैसले कर सकते हो। ठीक है, और एक प्रॉपर आपको विजुअल मैप मिल रहा है जो कि आप स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर कर सकते हो और उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर कर सकते हो। तो ये सारे फ़ायदे आपके क्रिटिकल पाथ मेथड के हैं। अब देखिए, ये जो चीज़ है ये आपका डाटा होगा जो कि गिवन होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, डाटा, चाहे ये पैराग्राफ की शक्ल में दिया हो या ये इस तरह टेबल की शक्ल में दिया हो। एक्टिविटीज़ के नाम दिए हुए हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमने करनी है। हमने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, उसकी एक फाउंडेशन होगी, उसका स्ट्रक्चर होगा, उसका पेंट होगा, उसकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग होगी, वगैरह वगैरह, उसका हैंड ओवर होगा। तो ये सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। ये प्रीसीडिंग एक्टिविटी का मतलब ये कि पहले ये एक्टिविटी यानी डी और ए कंप्लीट होगा तो फिर एफ स्टार्ट होगा। तो एफ की प्रीसीडिंग एक्टिविटी डी और ए है, यानी एफ स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक डी और ए ना हो जाए। ठीक है, हमने एक्टिविटीज़ की प्रीसीडिंग एक्टिविटी भी डिफाइन की भी है। वो हो सकता है कि बाद में जाके स्टीयरिंग कमेटी जो कोई प्रोजेक्ट देख रही है वो कहे कि नहीं भाई अब हमारे पास टाइम नहीं है, अब आप एक साथ एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। जैसे रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग करनी है किसी प्रोजेक्ट की और डिज़ाइनिंग करनी है, तो पहले हमने कहा कि नहीं, पहले डिज़ाइनिंग होगी, पहले रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग होगी फिर ही डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब कंपनी कहती है कि नहीं, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं आप डिज़ाइनिंग भी स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पर आपकी प्रीसीडिंग एक्टिविटीज़ आपके पास आ गई, और यहाँ पर आपके पास एस्टिमेट्स आ गए, इररिस्पेक्टिव उसका यूनिट क्या है, मंथ्स है, डेज है, यहाँ पर आपके पास एस्टिमेट्स आ गए। अब आपने यहाँ पे स्टार्ट करना शुरू किया। ठीक है, तो जब आपने स्टार्ट करना शुरू किया तो आपके पास एक बॉक्स बना हुआ है
और ये जो एरोस हैं ये आपका एक नेटवर्क डायग्रामिंग मेथड होता है जिसके ज़रिए से आप डिपेंडेंसीज को दिखा रहे होते हो। आप दिखा रहे होते हो कि कौन सी एक्टिविटी पहले आएगी, डी पहले ख़त्म होगी फिर ई स्टार्ट होगा बेस्ड ऑन हमारा गिवन डाटा। ए और डी दोनों कंप्लीट होंगे तो एफ स्टार्ट होगा, जैसे कि यहाँ देखा जा सकता है। डी और ए ये दोनों यहाँ पे प्रीसीडिंग एक्टिविटी थी, ये कंप्लीट होंगे तो एफ स्टार्ट होगा। तो एरो डायग्रामिंग, एरोस के ज़रिए हम डिपेंडेंसीज दिखा रहे हैं, एरोस के ज़रिए हम उनकी एक लॉजिकल रिलेशनशिप्स दिखा रहे हैं कि कौन सी पैरेलल हो सकती है, कौन सी साथ हो, कौन सी जो है वो आपने एक कंप्लीट करने के बाद दूसरी कंप्लीट करनी है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास 4 बॉक्सेस आ रहे हैं कॉर्नर पे। ऊपर आपके पास है अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश। जितने भी आपके ऊपर बॉक्सेस बने हुए हैं, अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश, अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश, अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश, अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश, ठीक है, ये आपके ऊपर बॉक्सेस बने हुए हैं। इसी तरह जो नीचे आपके बॉक्सेस बने हुए हैं इन पे भी बात करते हैं। पहले हम ऊपर वाले बॉक्सेस को करें। तो ऊपर वाले बॉक्सेस को जब आप कंपाइल कर रहे होगे तो उसको कहा जाएगा फॉरवर्ड पास। फॉरवर्ड पास तो कितना एक एक्टिविटी को अर्ली स्टार्ट किया जा रहा है, यहाँ हम ज़ीरो ले रहे हैं, यहाँ हम ज़ीरो ले रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं डे 1 से एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो फिर अगले बॉक्सेस में नेक्स्ट डे आएगा, लेकिन हम यहाँ पे ज़ीरो से कर रहे हैं। कुछ किताबों में डे 1 से स्टार्ट किया होता है, उस हिसाब से फ़र्क आ सकता है। तो डे 0 पे हमने जो है वो यहाँ पे काम स्टार्ट किया। अब डे 1 पे हमारा एक्टिविटी डी स्टार्ट हो गई, ये देखें ये डी लिखा हुआ है और 4 मंथ्स की एक्टिविटी है, तो 4 मंथ्स यानी 0 + 4 4। अर्लीस्ट एक एक्टिविटी डी को फिनिश कर सकते हैं तो वो 4 महीने से पहले कंप्लीट नहीं कर सकते, और अर्लीस्ट एक एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं तो 0 से पहले स्टार्ट नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी आ गई ए भी डी के साथ ही स्टार्ट हो रही है, चाहे ये स्टार्ट बनाएं चाहे ये ना बनाएं, डजेंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। असल में काम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ए भी 0 से स्टार्ट होगी, इसकी ड्यूरेशन 6 है तो ये 6 हो गया, ठीक है। अर्ली स्टार्ट प्लस ड्यूरेशन आपके पास ये आ गया। फिर उसके बाद आपके पास आप आगे आ जाएं, नेक्स्ट है एफ डी और ए पर डिपेंड करती है। तो एफ में यहाँ पे देखें डी कंप्लीट हो रही है 4 पे, ए कंप्लीट हो रहा है 6 पे, अर्लीस्ट फिनिश हो रहा है। तो अर्लीस्ट जब आप एफ को स्टार्ट करेंगे वो 6 होगा, इसलिए कि 4 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद आप 6 पे नहीं आ सकते। आपको 6 कंप्लीट मंथ्स कंप्लीट करने के बाद आप एक्टिविटी एफ पर आओगे। यानी अगर आपने कोई भी 2 एक्टिविटीज़ आप ले लें, उन 2 एक्टिविटीज़ में से आपको ए कंप्लीट करना होगा, 6 मंथ्स कंप्लीट करना होगा, तो उसके बाद ही आप जो है वो एफ पर आ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 6 आ गया। फिर 6 के बाद इसकी ड्यूरेशन लिखिए, 6 + 7 13 हो गया। तो हमारा डी भी हो गया, हमारा ए भी हो गया, हमारा एफ भी हो गया। अब आ जाओ ई पर। ई डिपेंड करता है सिर्फ डी पर, तो डी के साथ गया तो इसका 4 का 4 ही आ जाएगा प्लस 8 12। दूसरी बात ये कि फॉरवर्ड पास में आप देखें अगर 2 एक्टिविटीज़ प्रीसीड कर रही हों तो बड़े नंबर को उठाया जाएगा आगे। फिर उसके बाद आप आ जाए जी पर, ये ई भी हो गया। जी हमारा एफ और ई पे डिपेंड करता है, अगेन यहाँ पे बड़ा नंबर उठाया जाएगा। और वैसे भी देखो तो ई और एफ में से पहले ई कंप्लीट हो भी जाए तो आप जी पे नहीं आ सकते, आपको एफ का वेट करना पड़ेगा। तो आगे आप जी पर आ गए। फिर उसके बाद आगे जी भी हो गया। फिर आप आ जाओ बी पर। बी डिपेंड करता है सिर्फ एफ पर, तो ये इसका 13 का 13 आ गया प्लस 5 18 आ गया, ठीक है। 13 14 15 16 17 18 5 आपने ऐड किया। अर्ली स्टार्ट प्लस ड्यूरेशन, अर्ली स्टार्ट प्लस ड्यूरेशन, अर्ली स्टार्ट प्लस ड्यूरेशन, ठीक है। फिर उसके बाद जी भी हो गया, फिर आपका बी भी हो गया। फिर आ जाओ एच पे। एच आपका जी पे डिपेंड करता है, तो सिंपल 18 का 18 आ गया प्लस 7 25 हो गया। फिर उसके बाद एच का आगे ये भी हो गया। फिर एच आता है सी पर, तो सी आपका 25 + 8 33 हो गया, फिर आपका 33 यहाँ पर आ गया, ठीक है।
उसके बाद आपका एंड हो गया। तो टोटल ड्यूरेशन आपकी कितनी है? 33 मंथ्स। यहाँ पर भी एंड हो गया, यहाँ पर भी आपकी एंड हो गया। तो 33 आपकी टोटल ड्यूरेशन है। अब आप फॉरवर्ड पास आपने कर लिया, अब आप आओगे बैकवर्ड पास पे। बैकवर्ड पास में क्या होगा? बैकवर्ड पास में आपके पास होगा लेट स्टार्ट और लेट फिनिश। इन तमाम कॉलेज में लेट स्टार्ट लेट फिनिश, लेट स्टार्ट लेट फिनिश, लेट स्टार्ट लेट फिनिश, लेट स्टार्ट लेट फिनिश, लेट स्टार्ट लेट फिनिश। अब हम बैकवर्ड जाएंगे और जाकर फिल करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर लेटेस्ट एक एक्टिविटी को फिनिश किया जा सकता है, वो 33 है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन से ज़्यादा तो नहीं हो सकता। लेटेस्ट एक एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं, वो 25 ही होगा। इससे ज़्यादा लेट तो नहीं कर सकते। सी आपका कंप्लीट हो गया। फिर आ जाओ एच पर। लेटेस्ट एक एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं, वो 25 से 25 ही यहाँ पर आएगा। एच को इससे ज़्यादा लेट फिनिश तो नहीं कर सकते, और लेट स्टार्ट भी 18 ही होगा। फिर आ जाओ बी पर। बी हमारा लास्ट एक्टिविटी थी, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर या तो एंड बना दो, ये अगर बनाना है तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। डायमंड शेप होता है, ये बेसिकली फ्लो चार्टिंग मेथड होता है डायग्रामिंग का। यहाँ कोई डिसीजन पॉइंट होता है या स्टार्ट एंड होता है, तो वहाँ हम डायमंड और इस तरह के कर रहे होते हैं। तो यहाँ भी 33 आ जाएगा, -5। अब देखिए ड्यूरेशन से माइनस भी हो रहा है, तो यहाँ पे 28 आ जाएगा, ठीक है। 33 माइनस 8 25, 25 माइनस 7 18, 33 माइनस 5 28। तो ये ड्यूरेशन से माइनस हो रहा है। पहले ऐड हो रहा था फॉरवर्ड पास में, बैकवर्ड पास में ये माइनस हो रहा है। तो ये बी भी आ गया। फिर उसके बाद जी पर आए, यहाँ भी 18 18, 18 माइनस 5 13 आ गया। फिर उसके बाद आप गए एफ पर। अब एफ पर हमारी दो एक्टिविटीज़ थी, एक जी और एक बी। दोनों में से हमने कौन सा नंबर उठाना है? इधर 28 आ रहा है, इधर 13 आ रहा है, तो हम छोटा नंबर उठाएंगे। बैकवर्ड पास में छोटा नंबर उठाएंगे। क्यों? क्योंकि लेटेस्ट एक एक्टिविटी को आप फिनिश करोगे तो वो होगी 13 पे। 13 पे फिनिश करने के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी, उसका लेट स्टार्ट हो जाएगा। 28 तक नहीं जा सकते आप, ठीक है। समझ में ये बात आपको कि आप 28 पे यहाँ पे नहीं जाएंगे, आपको छोटा नंबर लेना होगा। फॉरवर्ड पास में हम बड़ा नंबर ले रहे थे, यहाँ पर हमें छोटा नंबर लेना होगा। लेटेस्ट एक एक्टिविटी को आपको फिनिश करना है, तो वो 13 पर होगी। 13 से आगे देखो ना, 13 से आगे तो नहीं जा सकते ना, ठीक है। तो हमें 13 पे करना पड़ेगा। अच्छा, फिर उसके बाद आप आ जाओ, एफ पी आपका हो गया। फिर उसके बाद आप आ जाएं ए पर। तो ए का यहाँ पे आ गया 6, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ये इस पर डिपेंड कर रहा था, तो छोटा नंबर लेना है, तो यहाँ पे आ गया आपका 5, ठीक है। 5 माइनस 4 1। अब देखें, ये आपका लेटेस्ट फिनिश और अर्लीस्ट फिनिश में डिफरेंस नहीं आ रहा, जीरो, कोई स्लैक नहीं है। लेटेस्ट फिन अर्ली फिनिश और लेटेस्ट फिनिश, इसी तरह अर्ली स्टार्ट और लेट स्टार्ट में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, जीरो, यहाँ कोई स्लैक नहीं है, यहाँ कोई स्लैक नहीं है। यहाँ पर आपका डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे 1 वीक का डिफरेंस आ गया। यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ 1 वीक का डिफरेंस आ गया। और यहाँ पर भी अच्छा खासा डिफरेंस आ रहा है। अगर आप देखें 15 वीक्स का डिफरेंस आ रहा है। तो ये वो एक्टिविटीज़ हैं कि जहाँ पर आपके पास फ्री टाइम अवेलेबल है, ठीक है। अब आप इनके डिफरेंट पार्ट्स बना सकते हो, जैसे डी ई जी एच सी, ये एक पार्ट बन गया। फिर डी एफ बी, डी एफ जी एच सी एक पार्ट बन गया। फिर डी एफ बी एक पार्ट बन गया। फिर ए एफ जी एच सी एक पार्ट बन गया। फिर ए एफ बी एक पार्ट बन गया। और इन सब की पार्ट्स की अलग अलग ड्यूरेशंस भी आप ऐड कर सकते हो, और फिर उसमें से बता सकते हो कि कौन सा पाथ है कि जो कि क्रिटिकल पाथ है। अगर आपका एक से ज़्यादा क्रिटिकल पाथ बढ़ रहा है, तो आपका रिस्क बढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आपका प्रोजेक्ट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, आपको ज़्यादा देखना पड़ेगा कि यार मेरे पास रिजर्व्स होने चाहिए, या मेरे पास जो है मैं क्रिटिकल पाथ ज़्यादा है तो मेरे पास फ्री टाइम अवेलेबल नहीं है, मुझे
प्रोजेक्ट के हवाले से उनकी डिपेंडेंसीज़ को चेंज करते वक्त ख्याल करना पड़ेगा, रिसोर्सेज को चेंज करते वक्त ख्याल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह के डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। तो आपको फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यार मैं एक्टिविटी बी को यहाँ से रिसोर्स हटा के एक्टिविटी जी पर ले जाता हूँ, तो टोटल प्रोजेक्ट जो है वो 16 हफ्तों से लेट हो जाता है। तो आपको पता है कि 15 हफ्ते तो यहाँ पे स्लैक अवेलेबल है ना, तो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन पे इम्पैक्ट आएगा वो सिर्फ 1 वीक का आएगा। कितने का आएगा? 1 वीक का आएगा, इसलिए कि यार यहाँ पर 15 हफ्ते हमारे पास फ्री हैं, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि हम बी से रिसोर्स हटा के जी पे या एच पे या किसी और पाथ पर लेकर जा रहे हैं, किसी भी पाथ पर हम उसको लेकर जा रहे हैं। तो अगर 16 हफ्तों के लिए लेके जा रहे हैं तो 15 हफ्ते तो वैसे ही इसके पास फ्री अवेलेबल थे, या इस पाथ से हम जहाँ पे हटा के कहीं और किसी और पाथ, तो 15 हफ्ते तो उसके पास पहले ही अवेलेबल थे, लेकिन टोटल उसको 16 हफ्ते के लिए हटाया जा रहा है। तो 1 हफ्ता आपके पास यहाँ पर स्लैक अवेलेबल है, सॉरी, प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन पे इम्पैक्ट आ जाएगा, इसलिए कि 16 हफ्ते नहीं अवेलेबल थे, उसके पास 15 हफ्ते अवेलेबल थे, जबकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यार उसको 16 हफ्ते के लिए हटाया जा रहा है, ठीक है। तो अगेन मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ, सिंपल आपका जो क्रिटिकल पाथ मेथड है वो आपको क्या क्या हेल्प करता है, आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद करता है, क्योंकि आप टास्क की रीशेड्यूलिंग या रिसोर्स की एलोकेशन किस तरह से कर सकते हो, आपको रिस्क मैनेजमेंट में मदद करता है कि आप डिफरेंट रिजर्व्स प्लान कर सकते हो, आप जो है रिसोर्सेज का बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, आपको डिपेंडेंट टास्क्स के हवाले से बताता है कि कौन सा है जो कि लॉन्गेस्ट सीक्वेंस में है, वगैरह वगैरह। तो ये बहुत सारे फ़ायदे आपको क्रिटिकल पाथ की से प्लानिंग में मदद करते हैं। अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश, कितना एक एक्टिविटी को अर्ली स्टार्ट किया जा सकता है, 0 से स्टार्ट करें बेहतर है, 1 से स्टार्ट करेंगे तो फिर आगे जाके 4 के बजाय इसको नेक्स्ट नंबर लेना होगा। 0+4 आपके पास अर्लीस्ट फिनिश आ जाएगा, यानी अर्ली स्टार्ट प्लस ड्यूरेशन आपके पास अर्ली फिनिश ले देगा। इस तरह करते जाएं, जहाँ पे 2 एक्टिविटीज़ आ जाएं और नेक्स्ट नंबर चाहिए हो तो वो बड़ा नंबर होगा। क्यों? क्योंकि डी और ए डिपेंड करता है एफ पर, तो नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी ए ख़त्म होने के बाद ही स्टार्ट होगी, इसलिए बड़ा नंबर लिया जाएगा। ये सारा करते करते आप एंड तक आ गए, उसके बाद आपने वापस जाना है, तो वापस जाते वक्त आपको लेटेस्ट फिनिश माइनस ड्यूरेशन करना होगा, तो लेटेस्ट स्टार्ट आ जाएगा। इसी तरह आप बैकवर्ड जाते जाएंगे, जब आपके पास 2 एक्टिविटीज़ आ गई, मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपके पास एफ और ई आ रहा है, तो यहाँ पर 13 आ रहा था तो इसको 13 ही लिया जाएगा, यहाँ भी 13 आ रहा है, इसको भी 13 ले लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक एक्टिविटी ई को लेटेस्ट कब फिनिश किया जाएगा? 13 पे। यहाँ नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी 13 पे आ रही है, तो 13 पे ही वो स्टार्ट होगी, तो 13 नंबर आएगा। लेकिन यहाँ पर इस एक्टिविटी को 28 पे लेटेस्ट स्टार्ट आ रहा है, तो लेटेस्ट स्टार्ट इसका 28 नहीं हो सकता। यहाँ पे छोटा नंबर दिया जाएगा, क्योंकि आपको एफ खत्म करके नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट कर देनी है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ पे अगर आप 28 लिख दोगे तो इसका मतलब है जी आपका 28 वीक में स्टार्ट होगा, विच विल बी टोटली इलॉजिकल। तो इसलिए आप यहाँ पे छोटा नंबर लोगे, जब हम वापस जा रहे होते हैं बैकवर्ड पास में तो हम छोटा नंबर लिए जा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्रिटिकल पाथ है, जिसमें शेड्यूल कंप्रेशन, फास्ट ट्रैकिंग और क्रैशिंग होता है। क्रैशिंग में कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है, रिसोर्सेज वगैरह ऐड करने पड़ते हैं, जबकि फास्ट ट्रैकिंग में आप क्या करते हो कि आप पैरेलल एक्टिविटीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने शेड्यूल को कंप्रेस कर सकते हो, क्योंकि स्टीयरिंग कमेटी ने कहा कि यार हमें प्रोजेक्ट अब 33 महीनों में नहीं बल्कि 30 महीनों में कंप्लीट करना है। तो आपने अपने लॉजिकल रीजंस के हिसाब से अपने स्टेक होल्डर्स को बावर कराना है कि भाई हम क्या टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। आया अगर वो स्पॉन्सर कहता है कि भाई और रिसोर्सेज नहीं है, मैं और खर्चा नहीं कर सकता, तो फिर आपको फास्ट ट्रैकिंग की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये एक बेसिकली क्रिटिकल पाथ मेथड का पूरा एक तरीका है कि इसके किस तरह इसको सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से पर्ट भी होता है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, लेकिन उसमें आपके पास ड्यूरेशन जो है वो एग्जैक्ट अवेलेबल नहीं होती। उसका एक फार्मूला होता है जिसमें 3 टाइम्स दिए हुए होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ से जो है वो डिफेंस जाना है, ठीक है। तो अगर मैंने डिफेंस जाना है तो
एक बंदा कहता है यार जहाँ आप बैठे हुए हो आपकी लोकेशन से डिफेंस 40 मिनट लगेंगे, गूगल पे चेक करता हूँ वो कहता है 50 मिनट लगेंगे। दोस्त मुझे बताता है कि सर मैं अगर इस स्पीड पे चला रहा था तो मैं आराम से 35 मिनट में पहुंच गया था। तो अब यहाँ पर तीन टाइम्स हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक है 35 मिनट, एक पैसिमिस्टिक है कि 50 मिनट, और एक आपका मोस्ट लाइकली है कि हाँ यार 40 मिनट में आप पहुंच जाओगे। तो उसको डिवाइड करते हैं, एवरेज लेते हैं, उसका एक फार्मूला है, वो फार्मूला की डेरिवेशन में हम नहीं घुसेंगे, और फिर आपके पास एक ड्यूरेशन आ जाती हैं जैसे यहाँ पे ड्यूरेशन आएंगी, उसके बाद बाकी सारा तरीका तकरीबन यही होता है। तो आप प्रोग्राम एवेल्यूशन रिव्यू टेक्निक को भी इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो होपफुली आपको इससे अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो गई।